नेक्स्ट पॉइंट, माइनस साइन माइनस साइन is due to Len's law, which states that इफेक्ट या फिर रिस्पॉन्स बोलते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, रेस्पॉन्स always opposes its cause of existence, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के लिए कभी कभी ऐसा आ सकता है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है ये आपको इस तरीके से शो कर सकता है, क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड डीएस, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू डीएस। मतलब यहां पर देखो जब भी आपका फ्लक्स निकलेगा ना, इसे यहां पर देखो, अगर बात करें अपन यहां से फ्लक्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो फ्लक्स जो निकल रहा है वो किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जरा। इतना समझ पा रहे हो क्या, इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो आपका टर्न है, अगर टर्न में करंट ऐसा फ्लो करा रहे हो तो एक्चुअली जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो टर्न के क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक्चुअली यही है कि ये जो यहाँ पर है ना, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, इससे क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहां पर जो भी आपके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी आपका फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो आपको अगर नेट फ्लक्स चाहिए तो एक्चुअली क्या हो जाएगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स अपॉन में एरिया होता है कि नहीं होता है। तो फ्लक्स अपॉन में एरिया को यदि आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स में कि फ्लक्स को जो है कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको जो है फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हालांकि एमटीयू में आप इसको देखते हो बट आपको उसको यहाँ पर भी देखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को, है ना। नेक्स्ट है कि अगर मैं फैराडे लॉ को समराइज करूं, यहां पे तीन चीज चाहिए, क्या क्या, कंडक्टर्स, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, दो प्रकार के हो सकते हैं फर्दर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक होता है मेरे पास टाइम वेरिएशन, और एक होता है मेरे पास स्पेस वेरिएशन। एक होता है टाइम वेरिएशन, एक होता है मेरे पास स्पेस वेरिएशन। क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। चलो अब यहां पर बात करते हैं अपन इंड्यूस ईएमएफ। देखो
तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये आपने क्या क्या पढ़ रखा है? एक आपने पढ़ रखा होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है मेरे पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये होता है मेरे पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्दर यहाँ पर दो चीजों में और आपने देख रखा होगा, एक होता है आपका क्या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है आपके पास म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कितना आप लोगों ने देख रखा है, ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले जो आप लोग पता है मैं वो एक बार वो बता देता हूँ। जैसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या कि अगर मेरा कंडक्टर स्टेशनरी है और अगर इस पर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और अगर यहाँ पर ये इंड्यूस हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अगर कंडक्टर मेरा रोटेटिंग है, इंडक्टर मेरा क्या है? रोटेटिंग है, और यहाँ पर अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है और उसमें अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कंडक्टर अगर आपका घूम घूम कर वोल्टेज इंड्यूस करा रहा है तो वोल्टेज इंड्यूस अगर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिकली इंड्यूस्ड। क्या करेक्ट है? जल्दी बताओ यार। जल्दी जल्दी, कोई है क्लास में? सब भाग गए। जल्दी, करेक्ट है कि इसमें कुछ इनकरेक्ट है या सही है? क्या आवाज आ रही है कि नहीं? मतलब आप लोग क्लास चल रही कि नहीं चल रही? मतलब कुछ फ्लो आया क्या आया? हेलो हेलो, आप लोग आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज तो फिर आंसर तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो यार? अभी ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या कभी? मतलब इंटरेक्टिव नहीं रखना क्या? फिर मैं मतलब ऐसा बोलते चलेगा वो चलेगा क्या? मतलब आप लोग से जब पूछो नहीं, मेरे को जो बोलने का बस बोलते बोलते जाए, लेक्चर खत्म, ऐसा करना है क्या? वो मेरे लिए अच्छा है वैसे अगर ऐसा करना है तो। राइट है क्या? राइट है। अच्छा, ये जो आप बोले राइट है, ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर में कैसा है वोल्टेज इंड्यूस होगा? ट्रांसफार्मर में स्टैटिकली, डायनामिकली? जल्दी जल्दी बोलना है। स्टैटिकली। बाकी लोग भी देना यार आंसर, क्योंकि ना ये थोड़ा सा गलत कर जाते हो आप। ठीक है, डीसी मशीन में यहाँ पर क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कंडक्टर रोटेटिंग होता है, कंडक्टर रोटेटिंग होता है और फ्लक्स स्टेशनरी होता है और फ्लक्स डीसी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डायनामिक। वेरी गुड, ठीक है। इंडक्शन मशीन, यहां पर मैं बताता हूं मैं, यहां पर जो फ्लक्स होता है वो टाइम वेरिंग होता है और कंडक्टर्स रोटेटिंग होते हैं।
यहां पर वोल्टेज क्या होगा, डायनेमिकली या स्टैटिकली? इस केस में इंडक्शन मशीन में क्या होगा, स्टैटिकली। कंडक्टर यहाँ पर इंडक्शन मशीन में बोला है मैंने, कंडक्टर यहाँ पर रोटेटिंग है, फ्लक्स यहाँ पर टाइम वेरिंग है। यहाँ पर आपका वोल्टेज इंड्यूस क्या होगा, स्टैटिकली डायनेमिकली? चलो डायनामिक सही है। अब यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन बताओ जरा। सिंक्रोनस मशीन में दोनों केस बनते हैं, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टर जो है आपका स्टेशनरी है और जो आपका फ्लक्स है वो आपका टाइम वेरिंग है और रोटेटिंग है। यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में क्या होगा, डायनामिक या स्टैटिक? कंडक्टर से यहाँ पर स्टेशनरी है। वेरी गुड रवि, क्या होंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड है ना, है ना। इसलिए आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्या रॉन्ग है, ठीक है ना। जितनी भी चीज आपने बोली है सब किसके बेस पे, कंडक्टर स्टेशनरी तो स्टैटिकली, कंडक्टर रोटेटिंग डायनामिकली। बट ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल रॉन्ग, है ना। रॉन्ग की पावर 100 लगा दो, इतना रॉन्ग है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपन इसको लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से। सिंक्रोनस मशीन में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, है ना। तो वो फंडा जो है, कंडक्टर रुका स्टैटिकली, कंडक्टर घूमा डायनामिकली, वो बिल्कुल गलत है ना। अब देखो यहाँ पर अपन इसको अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहला पर पढ़ते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में यहां पर आपको बात ध्यान रखनी क्या, कि देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन। मोशन वाला समझते हो ना, मोशन। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत। देयर इज नो मोशन मतलब यहाँ पर कोई भी आपका स्पीड का मोशन नहीं है, कोई भी स्पीड का मोशन नहीं है। मतलब कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में कोई भी यहाँ पर स्पीड वाला मोशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में कोई इतने आरपीएम का कोई मोशन है, रिलेटिव मोशन, ये आप यहाँ पर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो देयर इज नो मोशन। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसके कोर पर अपन क्या करते हैं, कंडक्टर को वाइंडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अपना ट्रांसफॉर्मर तो इस तरीके से होता है ना, ये अपनी कोर है, ये अपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंडक्टर लगा दिए और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, ये अपन ने यहाँ पर करंट फ्लो करा दिया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है अपना। तो यहाँ पर फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में कोई भी मोशन नहीं है। कैसा वाला मोशन, आपके स्पीड वाला मोशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? देयर इज नो मोशन। सेकंड पॉइंट, यहां पर इस केस में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बी, ये क्या होता है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर जो आपका फ्लक्स बनेगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो टाइम का फंक्शन होगा। तभी तो आप देखते हो ना कि जो आपका फ्लक्स होता है ये कैसा होता है, टाइम वेरिंग होता है कि नहीं होता है। जब आपका फ्लक्स होता है, जब क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है। और बी क्या होता है, ये आपका फ्लक्स अपॉन में एरिया होता है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ आपका बी भी ऐसे कुछ बनेगा आपका टाइम वेरिंग। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। क्लियर हुआ, बताओ जरा। समझ में आया ना। स्टैटिकली इंड्यूस्ड तो आप पहले ही समझते थे, है ना। स्टैटिकली इंड्यूस्ड जब समझ में आया, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहां पर होगा, जहां पर कंडक्टर क्या हो, स्टेशनरी हो, या फिर कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में कोई भी स्पीड वाला मोशन नहीं हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक टाइम का फंक्शन हो।
ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आ गया, है ना। इसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मर होगा, कई जगह पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या कि यहाँ पर कोई भी स्पीड का मोशन नहीं हो और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक आपका टाइम का फंक्शन हो, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बताओ जरा। ठीक, नेक्स्ट है, आते हैं अपन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका देखो, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखना, आधे लोग लड़ाई करने के भी 50 लोग मैसेज भेजेंगे इस लेक्चर के बाद, सर ऐसा तो हमने देखा नहीं, ऐसा तो हमने वहां ही सुना, वहां पे सुना, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, हमने तो यही पढ़ा। तो वो सब आप उनसे पूछना, मुझसे नहीं, ठीक है ना। जिसने कि अगर आपको ऐसा बताया ना कि कंडक्टर स्टेशनरी स्टैटिकली, कंडक्टर घूमता डायनामिकली, तो वो उनसे क्लियर करना है। ये जो बता रहा हूँ ये आपको सही है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में पहला पॉइंट जो है, यहां पर हमेशा देयर इज ऑलवेज स्पेस वेरिएशन। सबसे बड़ा वर्ड है यहाँ पे, देयर इज ऑलवेज स्पेस वेरिएशन। रिलेटिव मोशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव मोशन भी किसके किसके बीच में होना चाहिए। हाँ लक्ष्मीकांत, पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ सुनो लेक्चर, ठीक है ना, एंजॉय करो लेक्चर को, पीडीएफ सब मिलेगा। नेक्स्ट, रिलेटिव मोशन is between magnetic field and conductor and conductors, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्स is a function of time, फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो रिलेटिव मोशन जब भी बात होगी, रिलेटिव मोशन मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के ऑब्जेक्ट के साथ में स्पीड का मोशन, स्पीड का वेरिएशन, ये होता है रिलेटिव मोशन। जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो उस केस में हमेशा क्या इंड्यूस होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि यार कंडक्टर घूम रहा है और ये फ्लक्स ऐसा ही टाइम ये हो जाएगा डायनामिकली, ये नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, इसको अपन जो है थोड़ा सा और मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसी को कई बार मोशनल ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपन छोटा सा इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कि व्हेन देयर इज अ, अपन ने क्या किया, एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसा, एक मेरे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा ईएमटी का इसमें लेकर आ रहा हूं मैं, है ना, समझ जाओगे आप। बट ये क्या बताना जरूरी, क्योंकि ये ना आपके मिसकंसेप्शन बना रहता है माइंड में, इसलिए बताना जरूरी है आपको। ये मेरा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब क्या आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्रॉस और डॉट पर समझते हो ना, क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, अंदर इनटू द पेज, और डॉट मतलब क्या होता है, अपनी तरफ आ रहा है, अपने तरफ। जैसे कोई अगर तीर अपनी तरफ आएगा तो अपने उसको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, है ना। ये क्या होता है, ये इनवर्ड,
होता है इनवर्ड, डॉट क्या होता है मेरे पास आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया है, इस पे मैंने एक कंडक्टर जो है इस तरीके से रख रखा है, एक कंडक्टर है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है ना। और कंडक्टर को जो मैं मूव करा रहा हूं वो कोई इस डायरेक्शन पर है, कुछ वेलोसिटी है इसकी, कुछ v वेलोसिटी से ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी समझना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर बताना मेरी ड्यूटी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फोर्स होना चार्ज क्या होता है, फोर्स होना चार्ज क्या होता है, देखो जब भी कोई चार्ज मूविंग चार्ज होता है, जब भी कोई मूविंग चार्ज जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होता है, वो एक राउंड शेप ले लेता है, ले लेता है, एक राउंड शेप ले लेता है, अपन जानते हैं, है ना। फोर्स होना चार्ज, जब भी कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो एक राउंड शेप लेता है, ठीक है ना। अगर जिसको अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, मान लो कि ऐसा होता है, अदरवाइज EMTO तो आप ऑलरेडी पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूं, फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल्स टू होता है Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है ना। यहां पर Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, कुछ भी आप बात कर लो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, और बी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आ नहीं आ गया, ये मेरे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक छोटा सा आपको एक जनरल एक शॉर्टकट बताऊं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, कि सपोज अगर मेरे को एक वेक्टर ए, या फिर इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं ताकि इसे आप ऐसा कर, वेक्टर ए क्रॉस अगर वेक्टर बी करना है, वेक्टर ए क्रॉस अगर वेक्टर बी करना है तो आप क्या करो, स्टेप 1, राइट हैंड लो, राइट हैंड, ठीक है ना। ये आपका राइट हैंड है, ठीक है ना। स्टेप 2, जो आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए और फिंगर्स ए की डायरेक्शन पर करो। वेक्टर ए जो है वो आपका ये होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है ना। स्टेप 2, कर्ल फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ बी, ये मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। इन डायरेक्शन ऑफ बी मतलब जिस डायरेक्शन पर आपका वेक्टर बी है उस डायरेक्शन में उंगली आपको घुमा देना है, ठीक है ना। उस डायरेक्शन पे उंगली आपको घुमाना है, किसके डायरेक्शन पे, वेक्टर बी के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 आपको क्या मिलेगा कि जो थंब होगा, थंब शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका थंब होगा, देखो जैसे अगर मान लो कि वेक्टर ए है,
सपोज मेरा वेक्टर ए कुछ इस तरीके से, ये मेरा क्या है, वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है ना। और यहां पर वेक्टर बी कहां पर है, अंदर की तरफ है। अंदर कैसे बना रहा हूं मैं, क्रॉस से बना दूं। ये मेरा क्या है, वेक्टर बी है, ये मेरा क्या है, वेक्टर बी। क्रॉस समझे ना, मतलब क्या है कि वेक्टर ए ऐसा है और अंदर की तरफ क्या जा रहा है, वेक्टर बी जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो आप मेरे को ये बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड में ये उंगलियां मुझे किसके डायरेक्शन पर लेके जानी है, वेक्टर ए के डायरेक्शन पर लेके जानी है, वेक्टर ए के डायरेक्शन पर लेके जानी है। अब इन उंगलियों को मुझे घुमाना है, तो इन उंगलियों को मुझे कहां पर घुमाना है, जिस डायरेक्शन पर मेरा बी है, बी कहां है, अंदर की तरफ है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ घुमा दिया। इसको मैंने क्या किया, अंदर की तरफ घुमा दिया, ठीक है। तो यहां पर थंब मुझे क्या बता देगा कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आ रहा है ना, ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन पर आ रहा है। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई। ये मुझे अगर ए क्रॉस बी चाहिए, पहले मैंने ए के डायरेक्शन पर क्या किया, उंगलियां कर दी, फिर बी के डायरेक्शन में मुझे उंगलियां घुमानी है, तो मुझे जो घुमाना है वो बी के डायरेक्शन पर, तो अंदर की तरफ है, इस साइड मैंने घुमा दी, तो जो मुझे थंब मिलेगा वो इनके बीच का, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। ये मेरा रिजल्ट आएगा। कि जितने लोग को समझ में आ गया एक बार मेरे को यस लिखो, यहाँ पर सभी को लिखना है जितने लोग को आ गया, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये समझ में आ गया। तो आपको इसमें काम बहुत आसान हो गया यहाँ पे। तो जो आपका ए क्रॉस बी आएगा ना, वो कहां पर आ गया, ऊपर आ गया, ये पता। तो ए क्रॉस बी आ गया आपका यहाँ, ये आपका ए क्रॉस बी आपका रिजल्ट, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, इसी के अंदर चार्ज भी है, इसी के अंदर चार्ज भी है। देखो कंडक्टर के अंदर चार्ज है, तो जितना स्पीड आपका चार्ज का होगा उतनी स्पीड आपका कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर एक कंडक्टर है तो जितना स्पीड आपका कंडक्टर का होगा उतना स्पीड आपका चार्ज का होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो बॉटल है, बॉटल के अंदर वाटर है, तो यहाँ पर जितना स्पीड से बॉटल को मैं घुमाऊंगा उतनी स्पीड से आपके वाटर भी चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर चार्ज का स्पीड क्या हो गया, कि नहीं हो गया, हो गया। तो हम यहाँ पर सोच के बताओ जरा मेरे को कि अगर v वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां पर लगेगा, चार्ज पे। फोर्स कहां लगेगा, चार्ज पे। जल्दी बताओ। बताओ बताओ, फोर्स कहां लगेगा, जल्दी बताओ। देखो v क्रॉस बी चाहिए ना, देखो यहां पर देखो F इक्वल टू क्या है, v क्रॉस बी है ना, तो मुझे v के डायरेक्शन में क्या करनी है, उंगलियां करनी है, v के डायरेक्शन में उसको घुमाना है, जहां पर मुझे थंब मिलेगा वो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर v कहां पर है, v मेरा इस डायरेक्शन पर है, v मेरा इस डायरेक्शन पर है, v का है अंदर की तरफ जा रही है, तो वही मैंने एग्जांपल ले रखा था पहले भी। तो ये क्या हो गया, v अंदर घुसा दिया मैंने, अंदर घुमा दिया, तो मेरे पास थंब कहां गया, ऊपर क्या कि नहीं आ गया। मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहां पर होंगे, ऊपर होंगे, चले आएंगे, चले आएंगे, चले आएंगे, है ना। यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, वो चार्ज को इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते, है ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जैसा आप लोग पढ़ चुके हो कि कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी आपको पॉजिटिव चार्ज होती है, तो हमेशा इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होता है जो भी चीजें होती है। तो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, क्लियर है। बताओ जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। बताओ यार जल्दी जल्दी यार, देखो थोड़ा तो यार चीजें अलग रहेंगी जब भी आप मेरे साथ पढ़ोगे, है ना। थोड़ी चीजें आपको ऐसे अलग मिलेंगी, मतलब वही नहीं चलेगा, तो वही अगर चलेगा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, है ना, तो थोड़ा सा अलग चीजें मिलेंगी।
देखो अब अगर सिर्फ मैं इतने कंडक्टर को अगर देखूं, इतने कंडक्टर को अगर मैं देखूं, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज जो है ये जाके इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया, पॉजिटिव चार्ज जाके ऊपर इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज नीचे जाके इकट्ठा हो गया। अब आप मुझे ये भी बताओ कि अगर चार्ज जब स्टेशनरी होता है, चार्ज जब स्टेशनरी होता है तो क्या कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है। चार्ज जब स्टेशनरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज जब मूव करने लग जाता है तो करंट बन जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन पर बताओ जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव चार्जेस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, नेगेटिव चार्जेस की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पे है तो उससे फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उससे फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, बताओ जरा। लगता है, लगता है ना। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हाँ वेरी गुड रवि, आप थोड़ा सा करीब आ गए। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है मेरा, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया है तो फोर्स के कारण वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एंटर किया है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके कारण वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। क्लियर है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पर जरा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, नीचे नीचे मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मेरा ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा करेगा, बताओ जरा, है ना, करेगा ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब फाइनली हम यहाँ पर क्या समझ गए कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है मेरा, यहाँ पर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में भी है। जो मेरा चार्ज है, जो मेरा इस कंडक्टर में जो मेरा चार्ज है, देखो क्योंकि कायदे से आपको सोचो जरा, कॉन्सेप्ट की देखो बात अगर बात करें, जब भी कोई कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो जैसे आप उसको किसी लोड पे लगाओगे तो उस पर चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा, चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा, उसी कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब जितनी स्पीड से आप कंडक्टर घुमाओगे वही उसकी आपके चार्ज की मोशन की स्पीड है कि नहीं है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। तो इसलिए यहाँ पर देखो हमेशा ही दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फोर्सेस यहाँ पर लगेंगी, मतलब मेरे चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगेगा। तो ये जो नेट फोर्स लगता है मेरे चार्ज पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो लॉरेंट्ज फोर्स समझ में आएगी ना, क्या हुआ लॉरेंट्ज फोर्स, है ना। तो देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ लिखता हूं थोड़ा सा और आपको, देखो तो चार्ज पे एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड फोर्स,
ये किसकी वजह से आया था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया था, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब चार्ज आपका रुक जाए, इसका मतलब क्या होगा कि F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहां पर F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q इंटू ई होता है कि नहीं होता है? आप सभी को पता है F इक्वल्स टू क्यू ई, आपने पढ़ रखा है। और F ड्यू टू V अभी अपन ने पढ़ा, Q इंटू Q इंटू V क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहां से मैं चार्ज को क्या कर दूं, अपन कैंसिल कर दिया अपन ने। तो यहां पर E की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस V क्रॉस B, क्या कि नहीं आ गया? V की वैल्यू क्या आ गई? माइनस, सॉरी E की वैल्यू क्या आ गई? माइनस V क्रॉस B आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया। अब देखो यहां पर जरा, मैं जानता हूं कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज V, ये क्या होता है? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। ये क्या होता है? V, वोल्टेज V क्या होता है? E डॉट dl, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब आपको आते हैं। यहां पर V इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पर रखूं तो यह देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा? V क्रॉस B डॉट dl, है ना। एक नंबर में आ चुका आपको क्वेश्चन। ये आपको वोल्टेज मिल गया, और ये जो वोल्टेज आया ये आपका हर मशीन में होगा। कौन सी मशीन में? सिंक्रोनस मशीन ले लो, जहां पर भी आपका डायनामिकली इंड्यूस या पूरा, जैसे कि इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, हर जगह पर यही वोल्टेज होता है, हर जगह पर यही वोल्टेज आपको मिलेगा। क्लियर है? बताओ जरा, समझ में आ गया ना? डाउट नहीं रखना कुछ, ठीक है। अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा, समझ में आ गया कि वोल्टेज कैसे आता है कंडक्टर्स पे, मशीन्स के अंदर जो कंडक्टर पे वोल्टेज होता है वो एक्चुअली आता है कैसे, समझ में आया कि नहीं आया? है ना। इसका अपन ने फैराडे लॉ समझा दिया, और आप लॉरेंट्ज से भी समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। क्लियर है ना? थोड़ा सा अपना माइंडसेट इस तरीके से बना के आना है। देखो, है ना, क्या होता है ना, कई बार अपन क्लास में इस माइंडसेट से बैठते हैं कि यार अपने को जो भी चल रहा है क्लास में सब डाइजेस्ट हो जाएगा, सब तुरंत हमारे अंदर घुस जाएगा। लेकिन ऐसा वो कब सोचते हैं ना, जब आपको ऐसा लगता है कि अपन ने पहले ऐसा पढ़ रखा है या पहले से नोट्स हम देख रखे हैं। बट क्या होगा, मेरे क्लास थोड़ा सा उल्टा होगा। क्या होगा, जो मैं थोड़ी चीजें बताऊंगा ना, ये क्या होगा, थोड़ा सा जो अभी लेटेस्ट में चीजें चलती हैं या लेटेस्ट में कहीं पर किसी बुक्स में है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको उससे डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी फील नहीं करना कि डिमोटिवेट फील नहीं होने का, ये तो हमने देखा ही नहीं है, फिर हमने देखा, वो आ जाएगा। अगर आप क्लास में अच्छे, इसलिए बोलते हो क्लास में अच्छे से अगर सुनोगे ना और एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत से आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? है ना। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आता है कि यार सर ने क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया तो क्या हमको ईएमपी आने की जरूरत? अरे ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। सब्जेक्ट ऐसी होता है कि अपन ऐसे सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं, फिर पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, फिर हम वापस जब रिवीजन करते हैं तो हमको हर सब्जेक्ट का पार में पता होती है, तो वहां पर कनेक्ट होता है ना। ये तो ऐसे तो कभी आप चालू नहीं कर पाओगे। फिर बोलेगा पावर सिस्टम पढ़ने के लिए मशीन इंपॉर्टेंट है, मशीन पढ़ने के लिए आपका नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क पढ़ने के लिए आप बोले ईएमटी इंपॉर्टेंट है, ईएमटी पढ़ने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो कभी चालू ही नहीं हो पाएगा चीजें, है ना। समझ में आ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसको हम डायनामिकली इंड्यूस समझ में आया कि नहीं आया ना। डायनामिकली इंड्यूस कब आएगा, जब आप कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो स्पीड वाला। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्लक्स जो इतने आरपीएम पर चल रहा है, कंडक्टर इतने आरपीएम पर चल रहा है, तब आपका डायनामिकली इंड्यूस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी आपसे अगर बहस करे कि कंडक्टर स्टैटिकली कंडक्टर घूमता है डायनामिकली, सिंक्रोनस मशीन में कोई कंडक्टर स्टेशनरी है, स्टैटिकली इंड्यूस आ पाएगा, उसको दो झापड़ मार देना, उसको सीधे ये बोलना, भाई देखो हमारे फंडे, अगर तू नहीं समझ पा रहा लॉरेंस से, तो मैं तेको सीधा फंडा ये देता हूँ कि अगर तू
फ्लक्स की स्पीड बता पा रहा है, कंडक्टर की स्पीड बता पा रहा है, तो वहां पर डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है। अगर तू फ्लक्स की स्पीड नहीं बता पा रहा है कि फ्लक्स इतने आरपीएम से घूम रहा है, तो तू वहां पर बोलते ना स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बताओ। जैसे ट्रांसफॉर्मर में आप फ्लक्स की स्पीड नहीं बता सकते हो, है ना, फ्लक्स की स्पीड नहीं बता सकते हो, कितने आरपीएम पर चल रहा है, तो वहां पर आप उसको बोलोगे स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन आप इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, रोटेटिंग फील्ड की बात करते हो, रोटेटिंग पोल्स की बात करते हो, और रोटेटिंग पोल्स आपके कितने स्पीड से घूमते हैं? एनएस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हैं, 120 एफ बाई पी, कुछ आरपीएम से घूमते हैं। इसका मतलब वहां पर क्या आ जाएगा? डायनेमिकली इंड्यूस। क्लियर हो कि नहीं होगा? आज का कभी डाउट आएगा आपके माइंड में स्टैटिकली डायनेमिकली? बताओ जरा। और ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ सबसे पहले, तो फिर अपन आगे बढ़े। है ना, क्लियर है ना? ठीक, चल। अब यहां पर देखो, फाइनल लिख देता हूं मैं, जो मेरे को वोल्टेज मिला है V इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट DL। इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर हर टर्म को डिफाइन कर देता हूं मैं। यहां पर जो कैपिटल B है, ये मेरा वोल्टेज इंड्यूस है। यहां पर V जो है, ये मेरा वेलोसिटी। अब देखो अगेन यहां पर ना, विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको भी थोड़ा आज शाम में या कल के ऊपर बात करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो आपका डीएल है, ये क्या होगा? अलोंग द कंडक्टर, मतलब लेंथ अलोंग द कंडक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को टोटल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज is due to electric field as well as magnetic field. Given as Lorentz force, है ना? ये आपको एक नंबर में आ सकता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला इट इज F इक्वल्स टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस B क्रॉस B। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, सपोज अगर कभी क्वेश्चन में आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, जनरली ये होता, आप जानते ही हो, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? QE का स्क्वायर प्लस Q इंटू B क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया अपने, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर सभी को? इतना बताओ जरा, आज का लेक्चर क्लियर है सभी को? है ना? देखो जरा, हमने क्या क्या देखा, अपन ने ये चीज देखी। अभी डीसी मशीन के बारे में और भी अपन लिखेंगे ना, ये अपन ने कुछ इसके बारे में बताया। फिर फैराडे लॉ के बारे में बात करी, मेनली अपन ने फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज के बारे में मैंने आपको बताया।
फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला देखा अपन ने वोल्टेज इंड्यूस का, फिर फैराडे लॉ के बारे में आपको समझाया मैंने, ठीक है। फिर स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में समझाया, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में काफी अच्छा समझा क्योंकि आपको मिसकंसेप्शन रहता है। और फाइनली अपन इस वोल्टेज पर निकल कर आए कौन सा, ये अपना मोशन है बी क्रॉस बी डॉट डी है, ठीक है ना। और ये जो है आप एक बार अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अपना इंपॉर्टेंट है, कि आपको बहुत इस्तेमाल आएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो, अगर अपन क्लास को है एंड करते हैं यहाँ पे। स्पीड ठीक है, ये थोड़ा तेज चलू मैं, स्पीड ये सही है क्या, ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया अपन, ठीक है, ओके। राइटिंग सही ना, तो आप नोट्स बनाने की कभी टेंशन मत लेंगे, वो काफी अच्छे से मैं लिख रहा हूँ यार, शायद आपकी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी आपके कॉपी में, है ना। तो नोट्स की टेंशन मत लो, सिर्फ आप सुनने में ध्यान लगाओ, ठीक है ना। ठीक है, ओके। डाउट है किसी को तो पूछ ले यार फटाफट, कोई भी छोटा मोटा जो भी डाउट हो आपको। चलो क्लास एंड करता हूँ, ठीक है ना। चलो बाय बाय, शाम में मिलते हैं 7 से 9 पे, दूसरी क्लास पढ़ेगी, ठीक है। इसलिए आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना।